नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित विषय के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ग यानी सर्किल। सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि वर्ग कहते किसको है, उसके बाद इसके जो गुणधर्म होते हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या है कि समतल के अंदर कोई भी बिंदु पथ है, समतल के अंदर कोई भी क्या है, बिंदु पथ है। बिंदु पथ का मतलब है बिंदुओं से बना हुआ पथ है, उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान बनी रहती है। निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या बनी रहती है, समान बनी रहती है। तो ऐसे बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को आप लोग लिख लीजिए। समतल में बनी ऐसी आकृति, समतल में बनी ऐसी आकृति, ऐसी आकृति क्या हम कहें कि समतल में बना एक ऐसा बिंदु पथ, क्या कह सकते हैं हम इसको, बिंदु पथ जिसकी हमेशा एक निश्चित बिंदु से दूरी समान बनी रहती है। एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान बनी रहती है। दूरी हमेशा समान बनी रहती है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा कैसी बनी रहती है, समान बनी रहती है। तो ये वर्ग की परिभाषा है। ये समतल में बना हुआ एक ऐसा बिंदु पथ है, समतल में बना हुआ एक ऐसा बिंदु पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या बनी रहती है, समान बनी रहती है। अब ये जो निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु को कहा जाता है केंद्र। ये जो निश्चित बिंदु होता है इसको कहा जाता है, वर्ग का केंद्र कहा जाता है। ये जो निश्चित दूरी है इसको कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहा जाता है, त्रिज्या। और ये जो बिंदु पथ है, ये बिंदु पथ है, इसको कहा जाता है परिधि। इसको कहा जाता है परिधि, परिधि या कहें हम घेरा। ये जो घेरा है इसको कहा जाता है वर्ग की परिधि कहा जाता है। तो ये वर्ग की परिभाषा है। समतल में बनी एक ऐसी आकृति या एक ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या बनी रहती है, समान बनी रहती है। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न है, जैसे ये दिया हुआ हो कि एक बिंदु से गुजरने वाले वक्रों की संख्या कितनी हो। कोई भी एक बिंदु दे रखा है और ये पूछा जाए कि उससे गुजरने वाले वक्रों की संख्या कितनी होगी। तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहां पर एक बिंदु लिया हमने ए। कौन सा बिंदु लिया है, ए। और आप देख पा रहे हैं कि इस बिंदु से गुजरने वाले वक्रों की संख्या कितनी है, अनंत है। एक बिंदु से कितने ही वक्र गुजर सकते हैं। अब वो सभी साइज में, आकार में क्या होंगे, अलग। तो ये C1 मान लेते हैं, ये भी ए बिंदु से गुजर रहा है। ये सर्किल भी C2 मान लेते हैं, ये भी कहां से गुजर रहा है, बिंदु ए से गुजर रहा है। इसी प्रकार से अन्य वक्र भी बिंदु ए से गुजर रहे। तो याद रखना है हमें कि एक बिंदु से गुजरने वाले वक्रों की संख्या कितनी होगी, अनंत। कितनी होगी भाई, अनंत हो। कितनी होगी, अनंत। चलिए नेक्स्ट देगी। अब की बार हम दो बिंदुओं से गुजरने वाली वक्रों की संख्या की बात करें। यहां पर ये दो बिंदु दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनसे कितने गुजर सकते हैं। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, अलग अलग आकार के यहां पर भी जो वक्र होंगे वो गुजर सकते हैं अनंत। कितने गुजर सकते हैं, अनंत वक्र गुजर सकते हैं। तो देखिए ये वक्र बड़े वाला इन दो बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है। ये जो छोटे वाला वक्र है
ये भी इन दो बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है, फिर ये बड़े वाला वृत्त भी इन दो बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है, एक ये वृत्त है, ये भी इन दो बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है। इस प्रकार से दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या भी क्या मानी जाएगी? अनंत होगी। कितनी होंगी? अनंत होगी। अब देखिए यहां पर तीन ऐसे रेखीय बिंदु दिए गए हो। ऐसे रेखीय का मतलब जो एक रेखा में नहीं है। तीन ऐसे रेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? तो आप देख रहे हैं ये तीन बिंदु हमने दिए यहाँ पर ए, बी और सी, और तीनों बिंदु क्या है? असरेखीय है। असरेखीय का मतलब तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं है। तो इस दौरान जो गुजरने वाले वृत्तों की संख्या होगी वो कितनी होगी? एक और केवल एक होगी। एक और केवल एक होगी। एक और केवल एक होगी। कितनी होंगी? एक और केवल एक मानी जाए। ठीक है भाई। अब देखिए आप आगे, अगर तीन बिंदु सरेख दिए हुए हो, सरेख दिए हो मतलब एक ही रेखा में दिए हुए, एक ही रेखा पर, सरेख का मतलब क्या है भाई? एक ही रेखा पर दिए हुए हो तो गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? तो आप देख पा रहे हो ऐसा कोई वृत्त नहीं होगा जो तीनों बिंदुओं से होकर के गुजर जाए। दो बिंदुओं से तो होकर के गुजर सकता है, लेकिन तीन बिंदुओं से होकर के वृत्त गुजरे नहीं सकता। ये तो वृत्त नहीं है। ठीक है, तो तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। कितनी होगी भाई? शून्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और हम वृत्त से संबंधित कुछ बातें और भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये वृत्त है, ये इसकी क्या है? त्रिज्या है, और ये इसका केंद्र है, और ये मानिए ये परिधि पर स्थित कोई बिंदु है। अगर हम बात करें कि यदि r का मान 0 से ज्यादा है, r का मान क्या है? 0 से ज्यादा, यानी त्रिज्या का कुछ न कुछ मान है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, कुछ में भी हो सकता है। यदि r का मान 0 से बड़ा है तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक वृत्त बोलते हैं। भाई वृत्त बनेगा जब r का कुछ मान होगा तो वृत्त क्या करेगा? बनेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक वृत्त। लेकिन यदि r का मान 0 हो जाए, यदि r का मान 0 हो जाए तो केवल ऐसी आकृति बनेगी, और ऐसी आकृति बनेगी तो उसको बोलेंगे हम बिंदु वृत्त। क्या बोलेंगे भाई? बिंदु वृत्त। क्या बोलेंगे? बिंदु वृत्त बोलेंगे। क्या r का मान ऋणात्मक हो सकता है? यदि हम मान भी लें कि r जो है वो 0 से छोटा है, यानी r का मान ऋणात्मक है, तो ऐसे वृत्त को हम बोलेंगे काल्पनिक। क्या बोलेंगे? काल्पनिक वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? काल्पनिक वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक वृत्त कहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं r से संबंधित। यदि r का मान 0 से बड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक वृत्त। यदि r का मान 0 के बराबर है तो उसको हम बोलेंगे बिंदु वृत्त। और यदि r का मान 0 से कम है, यानी r का मान ऋणात्मक है, तो उस दिशा में उसको हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक वृत्त कहें। अब बात करते हैं हम आगे और टॉपिक की। तो उसमें टॉपिक में आता है एक जीवा। क्या आता है? जीवा। कोई भी वृत्त हम लें, जैसे ये कोई वृत्त है और इसके कोई दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें, एक बिंदु हमने यहां ले लिया और एक बिंदु यहां पर ले लिया, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं।
क्या कहते हैं हम? वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी वृत्त की जीवा कहा जाता है। ये मान लो ए बिंदु है और ये बिंदु बी है, तो ए बी क्या है? वृत्त की जीवा है। ए बी क्या है? वृत्त की जीवा है। ए बी क्या है? वृत्त की जीवा। एक होता है दोस्तों त्रिज्यीय खंड। क्या होता है? त्रिज्यीय खंड। वृत्त का क्या बोलते हैं हम? त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड इसको कहते हैं, जैसे ये कोई वृत्त है, दो कोई हमने त्रिज्या ले ली और उनके बीच का जो भाग है, परिधि और दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तो क्या है? त्रिज्या है और ये परिधि या परिधि का भाग है, तो इसको हम बोल सकते हैं चाप। क्या बोल सकते हैं? चाप बोल सकते हैं। तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्यीय खंड। अब बात करते हैं हम व्यास की। व्यास किसको कहा जाता है और व्यास के क्या क्या गुणधर्म होते हैं? देखिए, जैसे ये कोई हमारा वृत्त है, क्या है? वृत्त। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। वृत्त का क्या है? केंद्र। अब केंद्र से जो जीवा गुजरेगी, केंद्र से जो जीवा गुजरेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। अभी हमने जीवा के बारे में पढ़ा कि जीवा क्या होती है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड होता है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला क्या होता है? रेखाखंड होता है। अगर ये रेखाखंड केंद्र से गुजरे, कहां से गुजरे? केंद्र से गुजरे, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यास कहें। अब व्यास क्या होगा भाई? इसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? चलिए देखिए, पहला गुणधर्म तो पता ही है कि व्यास हमेशा कहां से गुजरता है? व्यास वृत्त के केंद्र से गुजरता है। व्यास कहां से गुजरता है? वृत्त के केंद्र से गुजरता है। व्यास कहां से गुजरता है? अभी वृत्त के केंद्र से गुजरता है। दूसरा गुणधर्म ये है कि ये जो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या होता है भाई? त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। त्रिज्या क्या होता है? दुगुना है। और व्यास क्या करता है? व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। वृत्त क्या करता है? व्यास वृत्त को क्या करता है? दो भागों में बांट देता है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, दो भागों में बांट देते हैं। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है। एक हम बात करें तो व्यास जो होता है वो वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। जैसे ये वृत्त ले लिया आपने, ये इसका व्यास है और ये वृत्त की परिधि है, तो इनको अगर इधर से मिलाएंगे तो यहाँ पर जो कोण बढ़ेगा वो कोण कितने डिग्री का बढ़ेगा? 90 डिग्री का बढ़ेगा। वृत्त का व्यास वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये इसका एक गुणधर्म है। इसके अलावा एक गुणधर्म हम और लिख लेते हैं। जैसे ये वृत्त है और इसकी ये दो मान लो समांतर जीवा है। क्या है? समांतर जीवा।
अगर इन समांतर जीवाओं की अगर हम मध्य बिंदु लें, समांतर जीवाओं का मध्य बिंदु लें और उनका अगर हम बिंदु पथ लें, मध्य बिंदु का क्या लें हम, बिंदु पथ लें, तो वो क्या होगा भाई, वृत्त का व्यास। याद रखना है हमें, समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ, मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है भी, व्यास। क्या होता है, व्यास। क्या होता है, व्यास। ये आपको ध्यान में रखना।